हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। सीडीपी के इसके पहले मैंने 10 सेट्स जो है दे दिए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। उसके साथ ही अब हम बात करेंगे हिंदी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने सेट 1 जो है कंप्लीट कर दिया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। और ये हमारा जो क्लास है वो है सेट नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले ही क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें इसमें 30 क्वेश्चंस के कलेक्शंस होते हैं, जो कि एक सेट पूरा जिस तरीके से प्रश्न बनता है वो मैंने सब रखा है। हाँ, गद्यांश जो है वो मैं एक नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी। 9th और 10th जो आपका क्लास होगा, जो सेट होगा, उसमें सारे गद्यांश को मैं एक में ही कवर करने वाली हूँ। ठीक है, उसको पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे यहाँ पर इसमें जो है क्वेश्चंस को समझने में, तो इसलिए मैं जो है उसको 9th और 10th जो सेट होगा उसमें मैं आप सभी को गद्यांश करा दूंगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शंस है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा निपुणता में बाधक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो उससे क्या होता है, हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायता पहुँचती है। कहीं कहीं पे आप सभी को पता होगा, हिंदी भी बहुत लोग बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, कुछ कुछ संस्कृत के वर्ड्स भी पता होते हैं कि किस शब्द को क्या बोला जाता है। तो ये जब अनेक भाषाओं का जब समन्वय होता है तो उससे क्या होता है, माइंड जो होता है वो उसका विकास होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास में सहायता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बाधित बच्चों, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। आप सभी को यहाँ पे अच्छा लगेगा कि इस पे विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है, यानी कि पॉजिटिव होगा, बट आपने ये नहीं ध्यान दिया फ्रेंड्स कि उसे अलग बैठाने की बात की जा रही है। जहाँ पे भी अलग बैठाने की बात की जाएगी वो ऑप्शन ही गलत होगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना है, और नहीं होने पर ही यहाँ पे कट जाएगी, यानी यहाँ पे अगर नहीं होता तो अगर नहीं शब्द ना होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द दिया है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे को इंडिकेट किया है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर जब दृष्टिबाधित बालक है वह देख नहीं सकता तो वह सुन तो सकता है, तो यहाँ पे जो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो फ्रेंड्स, आपने केवल सब देख लिया, और कहानियां और कविताओं से ही प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक की रचनाओं में स्थान नहीं दिया जा सकता, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि विदेशी साहित्य की रचनाएं करने से भी जो है वो प्राथमिक स्तर पर वो भाषा विकास नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, और यहाँ पे जो है हमें प्राथमिकता देना है कि बच्चे की जो भाषा है वो भले ही उनकी भाषा जो है विद्यालय से न मिलती, लेकिन उनके परिवेश की जो भाषा है वो अलग अलग जो भाषाएं सीख के आते हैं, जो विद्यालय में उनकी भाषाओं को प्राथमिकता देना और उनके परिवेश को जानना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की मौखिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। नेक्स्ट है कि संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा की परिभाषा दीजिए, या संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, और सीटेट में आप सभी का एक सबसे चुनिंदा जो ऑप्शन रहता है वो होता है लंबे वाले ऑप्शन जो होते हैं वो सही होते हैं। उसके साथ ही आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाषिक क्षमता के आकलन की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे, ये सारे शब्द का प्रयोग करके उससे संबंधित एक कहानी जब बच्चे को बताएंगे तो वो बच्चा आसानी से समझेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी
क्रम प्रभावी का मतलब होता है जो कम महत्वपूर्ण है। प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह कम महत्वपूर्ण की बात पूछा गया है। लेकिन अगर बातचीत करेंगे, संवाद आबादी या अपने अनुभव का वर्णन बच्चा करेगा तो वो उसके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, मौखिक अभिव्यक्ति उसकी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे कम प्रभावी तरीका पूछा है तो वह व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उद्देश्य नहीं शब्द पूछा, उसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तों है, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, और उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना नहीं पूछा है, यानी कि हमें जो है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने इसको कट कर दिया तो ये मत सोच लेगा वो गलत है, जो भी गलत पूछा है उसके साथ ही गलत, यानी कि नहीं पूछा है तो नहीं के साथ ही हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा पूछा गया, यानी कि जो भी आपको सही लगेगा उसमें सबसे जो सटीक आंसर बैठेगा उसमें हमें ध्यान देना है। तो सीखने में क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम, तो सबसे सटीक बैठ रहा है सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आप सभी को ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कम और कहाँ पे जो है सही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, और कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो सबसे सटीक यानी अच्छा बैठा, लेकिन हमें कम महत्वपूर्ण पे ध्यान देना है। तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये बहुभाषिक कक्षा के अंतर्गत कम महत्वपूर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठों की संख्या जो है वो बहुत ही कम महत्वपूर्ण होती है पाठ्य पुस्तक के निर्माण के समय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिता का अगर अर्थ देखेंगे तो एक पॉइंट्स में इस जो शब्द को समझ सकते हैं कि बहुभाषिता का अर्थ होता है कि भाषा सीखने में जो है एक महत्वपूर्ण यह संसाधन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे ही जो होते हैं भाषाविद बनाया जाता है, और विभिन्न देश विदेश में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक कोई आपका होता है ना गाइड करता है आपको, तो वो अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, उसे बोलते हैं बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के संदर्भ की बात करें तो विद्यालय में ही सीखी जाती है, ऐसा नहीं है, बच्चा जो होता है वो घर परिवार में भी सीखता है, ठीक है। यह नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों पर ऐसा नहीं है, और उसके साथ ही नियमों की जानकारी को निखारती है। ऑप्शन नंबर बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट नहीं होते, वो कुछ न कुछ सीख करके अपने परिवेश से जरूर आते हैं। भाषा का अनुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि वो समर्थ होते हैं। भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बच्चे स्कूल में आने से, लेकिन यहाँ पर स्कूल आने से पूर्व की बात की है, तो अपने भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था के व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम और अर्जन आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में आप सभी को बता देती हूँ कि भाषा अर्जन जो आप अपने परिवेश से सीखते हैं, और अधिगम जो विद्यालय या घर के बाहर से सीखते हैं। एक छोटा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसको अगर परिभाषित तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं। जो बच्चा होता है वो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है या भाषा अर्जन सहज
सहज और स्वाभाविक होता है और उसके साथ ही जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा जो है अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा है वो आपको याद रखना है। तो मैंने आप सभी से कहा कि भाषा अर्जन जो होता है वो सहज होता है और स्वाभाविक होता है, जो आप अपने परिवेश से सीखते हैं, और भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है, यानी आप विद्यालय से सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जो नहीं शब्द है वही पूछा है, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है, यही जो है यह गलत होगा। यहाँ पे जो है सब सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का दिया गया है कि मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पे दिया गया है कि मंदिरा, यहाँ पे मंदिरा होगा फ्रेंड्स, मदिरा नहीं, मदिरा का अर्थ तो यहाँ पे जो है जरा मंदिरा, मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा जो है, मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य में बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पद्यांश, और मैंने गद्यांश के बारे में कहा था कि गद्यांश में नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जब 9 सेट और 10 सेट कराऊंगी तो वहाँ पे आपको गद्यांश 2 सेट में पूरा जो है कम से कम 3 से 4 गद्यांश लिया करूँगी एक सेट में, आपको 2-3 समझा दूंगी तो आप आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए, अनुपम जीवन लेकर जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। आप सभी को बता दें, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पहले हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ को समझा रही तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं जो पढ़ के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ। आप सभी को क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, वहाँ पे जो है जो गद्यांश नहीं पढ़ना है बल्कि क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद उसको गद्यांश में खोजना है या पद्यांश में खोजना है। पहले मैं पद्य बता रही हूँ तो उसमें पद्य हरा भरा जीवन है अर्थ, यानी कि यहाँ पे दिया कि हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि हरा भरा जीवन का अर्थ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर जो है हरा भरा अर्थ का होता है जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। यहाँ पे स्वस्थ यानी कि स्वस्थ रहने की बात की जा रही है, तो खुशियों से परिपूर्ण जो जीवन होगा तभी तो स्वस्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, तो कौन सी चीज़ें जो है वह बाहर लेकर आती हैं, यहाँ पे जैसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि मन में जब उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो समस्त प्राकृतिक जो उपादान है ये जो है सुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, तो कवि ने जो सृष्टि का उपहार जो प्राकृतिक सौंदर्य को कहा। अगर ये पूरा भी पॉइंट्स आप नहीं पढ़ते तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता की बात की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं कि जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से जो है वो कवि क्या कहना चाह रहा है। तो जब अगर पूरी पंक्ति आप कितना भी है एग्जाम में आप 2 से 3 बार जब पलटेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बार बार उसको देखते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा संसार चलाने के लिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि जग से तुम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर जो है वो निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम से अभिप्राय है, अनुपम का क्या अर्थ होता है, तो अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, जो अनुपम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने वो वाले सेट नहीं लिया है गद्यांश का, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसको मैंने नहीं कराया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस के लेवल समझ में आए होंगे, और आगामी जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको PYQ क्वेश्चंस के कलेक्शन समझ में आ जाए। PYQ क्वेश्चंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप सभी को पता ही है। उसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन आप सभी को देती हूँ, आप सभी उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि जो है भाषा कौशल जो होते हैं वो कितने होते हैं, भाषा कौशल कितने होते हैं, और उनके नाम आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ताकि और ये टाइमिंग आप सभी को मैं बता दूं, ये जो हिंदी की टाइमिंग मेरी रहने वाली है वो 2 बजे यानी आपके दोपहर वाले 2 बजे की मैं बात कर रही हूँ, दोपहर वाले 2 बजे ये वीडियोज़ आप सभी को अपलोडेड मिलेंगी। बाकी अगर आप सभी जिस टाइम पर खाली होंगे वो मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड्स।